जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए और हर एक टॉपिक अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम्स की दृष्टि से। लेकिन आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें से सवाल लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसकी एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ी सी खिचखिच हो सकती है, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहली बात, इसका नाम ब्लूम टैक्सोनॉमी क्यों पड़ा? क्यों? इजी बात है। अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ की खोज की है तो वो कोशिश करता है कि मेरे नाम पर ये इन्वेंशन किया जाए ताकि लोग मेरा नाम भूले ना। ठीक वैसे ही इसे जिसने डेवलप किया वो थे बेंजामिन ब्लूम। 1956 में ये डेवलप करके चले गए। लेकिन हर चीज़ का तोड़ करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इसका तोड़ करने के लिए भी 2001 के अंदर लॉरेन एंडरसन आ गए और उनके साथ डेविड कर्टवॉल आ गए। अब इन्होंने इसी को रिवाइज करके बनाया। मीनिंग सेम था, बस उन्होंने दिया, इसीलिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? डेफिनेशन देखें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल्स। क्या मतलब हुआ कि ब्लूम साहब ने इस टैक्सोनॉमी को ऐसे बनाया ताकि वो क्लासिफिकेशन कर सकें एजुकेशन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। क्लासिफाइड करने से क्या हुआ, टीचर्स को हेल्प मिली अंडरस्टैंड करने में कि किस टाइप का कौन सा बच्चा है और मेजर करने में स्टूडेंट्स की लर्निंग। समझ में आ गया? टैक्सोनॉमी थी, क्लासिफिकेशन था। अब देखिए टैक्सोनॉमी, अब आप बोलोगे कि मैम जो टैक्सोनॉमी है वो किस तरीके से हेल्प करेगी बच्चों की, कैसे करेगी? ये सेट करेगी क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो हम कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं करते ना। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप डिसाइड करते हैं। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तय करेगी। ये डिजाइन करेगी एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट लेवल। कोई बच्चा नॉलेज लेवल पर हो सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग पर हो सकता है, कोई हायर लेवल पर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लेवल ये डिसाइड करेगी कि आप किस तरह की एक्टिविटीज को किस तरह के बच्चे के लिए यूज लें। कोई डम बच्चा है तो उसको बेस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई अच्छा एकदम हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा है तो उसको उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये लेवल आप मैनेज कर सकते हैं। ये प्रिपेयर करेगी इफेक्टिव असेसमेंट क्वेश्चंस को। असेसमेंट का वीडियो हमने कल ही पढ़ा, मतलब सुना होगा आपने, अगर देखा होगा मेरा तो असेसमेंट का मैंने वीडियो डाला है जिसमें काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने सारा कुछ बताया है। तो असेसमेंट को रेडी करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो आई होप सो कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो अपने आप को एक टीचर की तरह इमेजिन कीजिए और देखिए कि आप क्लासरूम के अंदर खड़े हुए हैं और बच्चे आपके सामने हैं, आप उनको किस तरीके से डील कर रहे हैं उसे इमेजिन कीजिए और इन सारे शब्दों को अपने आसपास जोड़ने की कोशिश कीजिए। ईजी हो जाएगा। अब देखिए ब्लूम साहब ने अपनी टैक्सोनॉमी में 3 मेन डोमेन दिए, क्योंकि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में 3 मेन डोमेन ही होते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव और एक होता है साइकोमोटर। इसके अलावा चौथा डोमेन होता ही नहीं है। कॉग्निटिव में हमारे आ जाते हैं पूरे दिमाग के खेल, सारी एक्टिविटी, सारी इंटेलिजेंस, सब कुछ।
तो कॉग्निटिव में आ गया ये सारी चीजें जो आपकी इंटेलिजेंसी को देखेगी, जो आपके माइंड से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं उन पर वर्क करेगी। अफेक्टिव में आ गया आपका चारों तरफ का सोशल एनवायरनमेंट, अफेक्टिव में आ गया आपका व्यवहार, ये सारी चीजें अफेक्टिव करेंगी आपको, जो अफेक्ट करती हैं, जो आपके दिल पर चोट करती हैं, जो आपके दिमाग पर चोट करती हैं और जो आपके पूरे शरीर पर चोट करती हैं। इन 3 चीजों के अंदर बांटा गया है। तो शरीर पर जो करेंगी वो साइकोमोटर हो गया, अफेक्ट जो दिल पर करेंगी तो वो अफेक्ट हो गया जिससे आपको अफेक्शन होगा, और जो दिमाग पर करेंगे वो कॉग्निटिव हो गया। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे लेवल्स को हम डीप में पढ़ेंगे। बस ये याद रखना, ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 मेजर क्लासिफाइड वर्ग में बांटा गया, जिसमें अपने शरीर को 3 भागों में बांट लो, उसी में ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने आप को बांटा। पहला दिमाग, दूसरा दिल, तीसरा आपके हाथ पैर। ओके, ऐसे याद रहेगा। दिल वो है जो आपको अफेक्ट करेगा तो अफेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव वो है जो आपका दिमाग है, बाकी साइको मोटर, मोटर चलाते तो हाथ पैरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है? जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है, पियाजे जी की जो थ्योरीज थी हमने उसमें काफी डिटेल के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। तो थिंकिंग, नॉलेज, ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती हैं। अब देखिए, इसका ओरिजिनल वर्जन जो था ना वो 1956 में था, और आज भी सबसे ज्यादा जो है इसका ओरिजिनल वर्जन ही चलता है, भले ही से रिवाइज आ गया हो। तो याद रखना, सबसे पहला जो था ना वो नॉलेज था, उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर इवेल्युएशन। इन सब को डिटेल में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसको याद रखने का तरीका भी तो जरूरी है। याद कैसे रखेंगे? अब देखो, KCRSE, KCRSE, ठीक है ना। अब देखो, नॉलेज से शुरू करना है आपको, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? KCRSE, आ के अंदर डबल ए आ गया, KCRSE, KCRSE। कैसी हो भैया आप? ऐसी हूँ, KCRSE। ठीक है, याद हो गया। अब इसका रिवाइज्ड वर्जन जो आया वो 2001 के अंदर आया। ठीक है, अब क्या किया इसने इस रिवाइज्ड में? थे तो चीज सेम, दिया किसी और ने, इसीलिए चेंज कर दिया, नाउन को बना दिया वर्ब। अगर अब आपको नाउन को वर्ब बनाना आता है तो आपको इसके जो ऑप्शन है वो याद करने की भी जरूरत नहीं। जैसे नॉलेज जो होती है, ये हो गई आपकी नाउन, अब इसको आप वर्ब में चेंज करो, रिमेम्बरिंग, याद करना, वर्ब हो गई उसकी। कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी वर्ब। एप्लीकेशन आपकी नाउन है, अप्लाइंग हो गई उसकी वर्ब। एनालिसिस करना आपका नाउन है, और एनालाइजिंग ING लग गया तो हो गई वर्ब, अप्लाइंग। उसके बाद में सिंथेसिस हो गया आपका नाउन, तो सिंथेसिस की जगह इन्होंने इवेल्युएशन जोड़ दिया, इवेल्युएटिंग जोड़ दिया। ठीक है ना, अब वहां पर लास्ट इवेल्युएशन था तो उन्होंने इवेल्युएशन को क्रिएटिंग, बस ये 2 ही चीजें याद रख लो कि वहां पर लास्ट के अंदर SC था, SC ST कास्ट सिस्टम से आप याद कर सकते हैं, तो लास्ट में वहां पर SE था, यहाँ पर EC हो गया वो। ठीक है ना, बस इतना याद कर लो। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल में सबसे पहला है रिमेम्बरिंग, कह लो इसको या नॉलेज कह दो। अब इसमें क्या होगा, आपका सबसे जो लोएस्ट लेवल होगा वो थिंकिंग, मतलब समझो बच्चे को स्कूल में आपने डाला है, नर्सरी में बच्चा पढ़ रहा है, रट्टाफिकेशन करेगा, क्योंकि ये वक्त उसका समझने का नहीं है कि बेटा इसके पीछे ये थ्योरी लगती है, आप इसको समझो, इसके पीछे ये कहानी है, इसकी मोरालिटी ये है। ये वो नहीं समझेगा, वो रट्टाफिकेशन समझेगा, 2 + 2 4 होते हैं, 2 दूनी 4, 3 2 3 6, 2 चौका 8, इस तरीके से वो याद करेगा, जैसे हम करते थे, जो आज तक भी नहीं भूले। कभी कभी सोचती हूँ वो रट्टाफिकेशन ज्यादा अच्छा था, कम से कम आज तक हमको याद तो है। जो अंडरस्टैंडिंग से करते हैं वो तो कभी कभी भूल ही जाते हैं। चलो, बात की बात है, रिकॉल करना है फैक्ट। रिकॉल, भाई रट्टाफिकेशन किया है तो आप भूल जाओगे चीजों को, लेकिन आपको इतनी बार रिकॉल कराया जाता है, माइंड के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, आपके माइंड में वो स्कीमा बना दिया जाता है, और वो स्कीमा आपके माइंड से कभी भी नहीं हटता है जब तक मॉडिफाई नहीं किया जाए उसको। जैसे आपकी टेबल्स जो स्टार्टिंग में लर्न कराई जाती थी, वो टेबल्स
आज भी आपको याद होंगी, जहां तक आपने याद की होंगी, रट्टाफिकेशन से हिंदी मीडियम के हो तो आप कभी जन्म में इंग्लिश मीडियम के तरीके से टेबल लर्न नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इंटेलिजेंस, लिस्ट, डिफाइन, आइडेंटिफाई, रिकॉल, ये सारी चीजें जो अगर आ जाती हैं कीवर्ड्स के रूप में, तो आपको याद रखना है कि हम रिमेम्बरिंग की बात कर रहे हैं। गला फिर से ना आज थोड़ा सा खराब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, दूसरा लेवल था अंडरस्टैंडिंग। अब इसको आप अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या फिर आप इसको कॉम्प्रीहेंशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सेम चीज है। अंडरस्टैंडिंग को आप बेस लेवल से थोड़ा सा उठाइए, एक्सप्लेन करिए, मीनिंग बताइए अपने शब्दों में। जब बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के अंदर पहुंचना शुरू होता है तो उनको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पर बोला जाता है कि अब इस क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में बताइए। जब वो अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता है तो उसमें उसका दिमाग काम करने लगता है, अंडरस्टैंडिंग काम करती है। उसको पता है कि मुझे यहाँ पर रट्टाफिकेशन करके लाइनें नहीं लिखनी है, अब मुझे सोच समझ के इसका आंसर लिखना है, वहां उसकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है। इंटरप्रेट होता है, समराइज होता है। जैसे छोटी छोटी आजकल की मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं, स्टोरीज सुनाने के बाद में गद्यांश पद्यांश हमारे समय में हुआ करते थे। आज के समय में उसको पैराग्राफ बोल दिया जाता है। पैराग्राफ बच्चों को दिए जाते हैं, उनको वो बताया जाता है, टीचर समझाती है, उसके बाद में उनको बोलती है कि अब इसकी मॉरल निकालो, इसका जिस्ट निकालो, वो लिख करके बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्याजे की थ्योरी इन योर वर्ड। जैसे प्याजे की थ्योरी आपने रट्टाफिकेशन से पढ़ तो ली है, लेकिन अब मैं आपको खड़ा करके पूछती हूँ कि भाई इसका अपने शब्दों में बोलो, तो आप अपने हिसाब से बोलोगे, ना कि वो रट्टाफिकेशन करके। कुछ पॉइंट्स होंगे जो भूल जाओगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप अपने हिसाब से ऐड करोगे, लेकिन वो आपके ओन वर्ड्स होंगे जिसे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। आगे चलते हैं। अप्लाइंग करना या फिर एप्लीकेशन, एक ही बात है। अब आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप सोचोगे कि अब अप्लाई तो करके देखूं कि इससे होता है क्या, कि यूज नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। अप्लाई कैसे करोगे? उसको रियल लाइफ के अंदर यूज करोगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स दे दिए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे बच्चे को, बड़े वाले बेटे पार्थ को, ऑस्मोसिस का लेक्चर चालू था। उनको ऑस्मोसिस की प्रक्रिया आपको मालूम होगी ना, साइंस के अंदर ऑस्मोसिस होता है, जिसमें जो वो क्या बोलते हैं उसको, किशमिश जो होती है ना, उसको रात भर पानी में भिगो तो उसमें पानी चला जाता है और वो फूल जाती है, ठीक है ना। तो उसकी जो ट्रांसपेरेंट जो सेल होती है ना, उसके थ्रू वो पानी जो है वो ऑस्मोसिस करता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से वो फूल जाती है। तो उनको ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला। तो घर पे आने के बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा ये हमको प्रयोग दिया है, इसको है ना हमको घर पे करना है। तो हम कहा ठीक है, टीचर ने पढ़ाया होगा। मैंने कहा बेटा ये तो हम रोज ही करते हैं, रोज रात को जो दादी है वो बादाम भिगोती है, किशमिश भिगोती है, वो तुम खाते नहीं हो, देखते नहीं हो, बात अलग है, लेकिन ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो तो रोज रात को होती है, जो बादाम में भी होती है। बादाम में भी पानी जाता है तो वो फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया सब में होती है। तो जब उसने पहली बार उसको करते हुए देखा तो उसको वो रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं अप्लाई करना। उसके बाद में डेमोस्ट्रेट करके बताना। जैसे डेमोस्ट्रेशन मैंने उसको ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के लिए करके बताया। उसने वो आजकल के ना छोटे छोटे गोले आते हैं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलरफुल गोले आते हैं, जो ये मार्केट से मेरे बच्चे ना खरीद करके लेकर के आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं रात भर। उसके बाद ना वो फूल जाते हैं और फिर वो उसके साथ में ना वो डेकोरेशन करके कुछ तो भी बनाते रहते हैं, दोनों की दोनों। तो इसमें भी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं एनालाइज करना। अप्लाई कर लिया, अब अप्लाई करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकला, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे। ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। एनालाइज करने का मतलब होता है कि जब आप कब एनालाइज करोगे, अप्लाई करने के बाद उस चीज को तोड़ोगे, आप तोड़ तोड़ करके आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, ब्रेक करके उसके पार्ट्स करके कि भाई इसका क्या मतलब होता है। इसका जैसे एक फ्लावर है, एक फ्लावर जो है उसको आप एनालाइज करोगे। तो एनालाइज कैसे करोगे? जैसे मैं एज अ टीचर आपको एक फ्लावर देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि इसका डेमोस्ट्रेट करके बताओ मुझे इसका, तो आप क्या करोगे? उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के लिए उसके पेटल्स को हटाओगे, उसके उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उनकी ओवरी वगैरह हो गई, उसके उन सारी चीज़ों को निकालोगे, फिर एक एक करके अलग रखोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद में उसको कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ में, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एनालाइजिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि प्याजे और वाइगोस्की की जो थ्योरी है
उसको अगर आपको मैंने ना एक वीडियो बनाया है प्याजी और वाइगोस्की की कंपेयरिंग, जो आपको शायद ना कल मिलेगा रात को 8:30 बजे, ठीक है। तो काफी अच्छे से मैंने उसके जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से दोनों की थ्योरीज को क्लियर कर दिया गया है। उन पॉइंट्स को भी सिर्फ आप देखोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो एनालाइजिंग करने के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लगी, आपने एक एक पार्ट्स को तोड़ करके देखा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करने के बाद में इवेल्युएटिंग करोगे। अब देखो यहाँ पर इवेल्युएटिंग दिया गया है, लेकिन ब्लूम साहब के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सिंथेसिस आएगा। एनालाइजिंग के बाद सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस में क्या होते हैं, आप जोड़ते हो चीजों को। सिंथेसिस करोगे, जोड़ोगे चीजों को, ठीक है। एक एक पार्ट्स आपने अलग कर दिए, अब आपको बोला जाएगा कि इन सब पार्ट्स को जोड़ो। आप देखो फ्लावर्स के पार्ट्स आपने तोड़ करके रख दिए तो वो तो दोबारा जुड़ नहीं सकते, लेकिन फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें एक एक चीज को है ना अलग करके रखा जाता है, फिर उसके बाद में उनको जोड़ा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो वहां पर काम करती है, ठीक है। उसको बोला जाता है सिंथेसिस। याद रखो, एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। जैसे एक बच्चे को खिलौना दिला दिया जाता है तो पहले वो तोड़ तोड़ करके देखता है कि भैया इसमें है क्या, बनाया कैसे है, चाहे नया ही लेके आए हो माँ बाप, पैसा बर्बाद करना कैसे है। और जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, मुझे तो इसकी बहुत भयंकर आदत है, एक एक चीज का पूरा एक्सपेरिमेंट होता है हमारे घर में, एक एक नट बोल्ट निकलते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, नहीं मम्मी भैया ने किया, नहीं मम्मी उसने किया। उसके बाद सिंथेसिस करने के लिए मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। फिर क्रिएटिंग है लास्ट। क्रिएटिंग में हाईएस्ट लेवल होता है, आपका थॉट प्रोसेस होता है, इवैल्यूएशन कह सकते हो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से, ठीक है ना। हाईएस्ट लेवल होता है जो प्रोड्यूस करता है नए आइडियाज को, लेसन को, प्लान्स को और प्रोजेक्ट्स को। समझ में आया। जैसे डिजाइन अ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी फॉर ग्रेड 3। अब आप टीचर बन गए हो, अब आप 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको तरह तरह की एक्टिविटीज तैयार करनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत अच्छी खासी माथापच्ची करनी पड़ेगी, घर पे जाके प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा। किस तरीके का प्रोजेक्ट मैं बनाऊं कि 3rd क्लास के बच्चे को वो सूट करे, ठीक है ना। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये तो था कॉग्निटिव डोमेन। अब बात करते हैं इसका सेकंड, अफेक्टिव, जो आपके दिल पर वार करता है, ठीक है ना, जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करता है, जो आपको एटीट्यूड को हर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है रिसीव, दूसरा होता है रिस्पॉन्ड, तीसरा होता है वैल्यू, चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा होता है कैरेक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। रिसीविंग का क्या मतलब है, जब आप कोई चीज रिसीव करने के लिए तैयार हो, क्लास के अंदर गए, आपके बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम यहाँ हो गया फेल। तो आपको पहले क्लास का माहौल ऐसा बनाना होगा कि बच्चे रिसीव करना सीखें, अंडरस्टैंडिंग करें उस चीज को। तो जब वो विलिंग करेंगे उस चीज को सुनने की, तो वो रिसीव करेंगे। तो सुनने की जो पावर है उसको विलिंग करने के लिए रिसीविंग जरूरी है। अब जब उन्होंने रिसीव कर लिया तो ही तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिसीव करने के बाद ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई हमें पीछे से गालियां दे रहा है और हमने ईयरफोन लगा रखा है तो हमने रिसीव ही नहीं की वो गालियां, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, चिल्लाएंगे कैसे उस पर, सीधी बात है ना। तो पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद वैल्यू करेंगे उस चीज की। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा बोला है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, किसी ने कुछ गलत बोला है आपके लिए तो आप उसको पलट करके सेम एटीट्यूड में रिप्लाई करेंगे। डिपेंड करता है आप रिसीव क्या कर रहे हो, डिपेंड करता है कि क्लास में बैठे हुए बच्चे आपसे रिसीव क्या कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से रिप्लाई करेंगे। जैसे द सीक्रेट बुक जरूर पढ़ना अपनी लाइफ के अंदर, जो ब्रह्मांड को आप देते हो वही ब्रह्मांड आपको डबल होकर के, रिपीट होकर के वापस देता है। तो जो आप रिसीव करोगे उसी को रिस्पॉन्ड करोगे, जैसा मिलेगा उसी को रिस्पॉन्ड करोगे, उसी की वैल्यू करोगे, ठीक है। वैल्यू हो जाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेट वैल्यूज। उन वैल्यूज को इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे के साथ में जोड़ना, उन सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ में जोड़ना, जिसको हम हमारी देसी भाषा में संस्कार बोल सकते हैं, कि उन सारी वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन।
और जब आपके अंदर पूरे भरपूर वैल्यूज भर जाती हैं, उन बच्चों के अंदर पूरे संस्कार निहित हो जाते हैं, सारी वैल्यू, सारा सब कुछ भर जाता है, तो फिर बनता है एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जिसका कैरेक्टराइजेशन आप डिसाइड करते हो कि किस तरीके का कैरेक्टर जो है हमने बना करके तैयार किया है। याद ही हो गया मुझे। जैसे एक्ट कंसिस्टेंटली विथ वैल्यूज, जब एक ही चीज पर आप, जैसे बाबा बाबा होते हैं, ये बाबा लोग नहीं होते जो प्रवचन देते हैं, वो जाने कितनी बार एक ही चीज पर प्रवचन देते हैं, तो वो उसको कंसिस्टेंटली जो है वो उसको इनहेरेंट करते हैं अपनी बॉडी, अपने दिमाग के अंदर, तो वो अफेक्ट करना स्टार्ट करता है लोगों को। समझ में आ गया? बहुत इजी था। सबसे पहले आपने किसी से कुछ भी रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ही आप रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्ड जब आप कर लोगे तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, और जब आप वैल्यू कर लोगे उसके बाद ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे उन सारी वैल्यूज को एक साथ, और जब सारी अच्छी वैल्यूज या फिर बुरी वैल्यूज एक साथ मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं एक कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन। यहाँ खत्म होता है दूसरा डोमेन। याद भी हो गया आपको और आपको पता नहीं चला। चलो तीसरा, गले के लिए मैं बहुत बार बार सॉरी बोल रही हूँ, मेरा गला बहुत खराब है, काफी टाइम से खराब है, दवाइयाँ चालू हैं, आई होप सो जल्दी ठीक हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर का डोमेन साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर का मतलब है आपके हाथ पैर किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, आपके फिजिकल मूवमेंट्स कैसे हैं, आप राइटिंग में कैसे हैं, ड्राइंग में कैसे हैं, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स में कैसे हैं, और टीचिंग एड्स में कैसे हैं। ये सारी चीजें आपको साइकोमोटर में आएगी। आई डोंट थिंक सो कि इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है, जिसे आप इजीली समझ सकते हैं। वेल इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं इम्पोर्टेंट, मुझे ना उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं। जैसे ना राइटिंग जो होता है ना, जिसमें होल पार्ट्स का यूज किया जाता है और जिसके अंदर स्पेशल पार्ट का यूज किया जाता है। तो जब होल पार्ट का, जैसे बच्चे जब छोटा होता है तो अपना पूरे शरीर से आपको बताने की कोशिश करता है, इंडिकेट करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब वो पकड़ बना लेता है किसी एक चीज पर, तो वो पर्टिकुलर उस चीज को पर्टिकुलर आपके ऑर्गन से वो करना स्टार्ट करता है। जैसे राइटिंग को ले लो, पहले बच्चे को अच्छे से कलम पकड़ना नहीं आता, लेकिन जब वो धीरे धीरे सीख जाता है तो वो एक अच्छा राइटर बन जाता है। ड्राइंग का भी वही खेल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इतना सब कुछ पढ़ लिया, सबसे मेन बात है आपकी लेसन प्लानिंग। अभी आपने बीएड कर रखी होगी मेरे हिसाब से, तो बीएड जब आपने की थी तो वहां पर लेसन प्लानिंग करना पड़ता है, लेसन की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसके अंदर आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना, जितनी बार लेसन प्लानिंग होती है ना उतनी बार ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो एक एक जो वर्ड्स हैं इन सबको लिखा जाता है वहां पर। जैसे नॉलेज हो गया तो उसके बारे में लिखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखा जाएगा, एप्लीकेशन, अप्लाइंग, इन सब के बारे में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये हेल्प करता है एमसीक्यूज बनाने के लिए, मतलब मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाने में ये हेल्प करता है। एनकरेज करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग को। एनकरेज कैसे करता है, बच्चा रट्टाफिकेशन से शुरू करता है और क्रिएटिव थिंकिंग पर पहुंचता है, तो मतलब एनकरेजमेंट ही हुआ ना, एक के बाद एक सीढ़ी वो चढ़ना शुरू हो गया। प्रमोट करता है चाइल्ड सेंटर लर्निंग। ये तो शब्द आप रट लीजिए, स्कीमा में बिठा लीजिए कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग आपको हर जगह ठूसना ही है। सॉरी, इम्प्रूव करता है असेसमेंट क्वालिटी। एमसीक्यूज बना लेगा तो असेसमेंट क्वालिटीज पर भी ये वर्क करेगा। अब इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस दोनों होती हैं। एडवांटेज क्या था, इसका एडवांटेज है कि क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का काम करता है, सिस्टमेटिक तरीके से आप टीचिंग को अप्रोच कर सको, टीचिंग एड्स यूज कर सको, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ा सको, जिस बच्चे को जिस टीचर एड्स की जरूरत है वैसा दे सको, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल बना सको, उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मोड़ सको, इवेल्युएशन कर सको उनका। ये सारे भारी भरकम जो शब्द हैं वो आते हैं एडवांटेज में। लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि लर्निंग इज नॉट ऑलवेज लीनियर। लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन चल रही है, तो लर्निंग कभी भी लीनियर नहीं होती है, एक ग्राफ की तरह होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आती। एबीसीडी आपने लर्न कर लिए तो आप भूलोगे नहीं उस चीज को, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ लंबे ग्राफ की तरफ बढ़ती है, लीनियर नहीं होती है ये, ठीक है। इमोशनल और क्रिएटिव लर्निंग कैन नॉट बी फुली मेजर्ड। इसके अंदर ये बताया गया कि इन्होंने सब कुछ मेजर किया,
लेकिन इंसान के इमोशंस को और क्रिएटिविटी की लर्निंग को इन्होंने क्लियरली मेजर नहीं किया। ओवर एम्फेसिस किया कॉग्निटिव डोमेन पर, सबसे ज्यादा जोर उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन पर डाला। जो पहले थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो स्टार्टिंग के जो दिए गए थे नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे जो है वो कॉग्निटिव के पार्ट्स थे, तो उन्होंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया। ओवरऑल अफेक्टिव और साइकोमोटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ऑल ओवर ब्लूम टैक्सोनॉमी का कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है ताकि वो बेसिक नॉलेज से एक क्रिएटिव थिंकिंग पर पहुंच पाएं। ये सपोर्ट करता है उनको ताकि वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें, लर्निंग और असेसमेंट को इफेक्टिव बना सकें। आई होप सो कि ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको पीपीटी से ही पढ़ा रही हूँ, बट मेरे पढ़ाने के तरीके को आप आई होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। अभी मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं लाइव आकर के आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकूँ, क्योंकि आज के टाइम पर जब मैं यूट्यूब पर टीचर्स को देखती हूँ पढ़ाते हुए तो उन सबके पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह हैं, तो लेकिन अभी मैं मैनेज नहीं कर सकती। देखो सीधी सी बात है, हर इंसान का अपना अपना लेवल होता है तो मैं अभी वो मैनेज नहीं कर सकती, पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मैं मैनेज कर पाऊंगी और आप सबको लाइव पढ़ा रही होंगी। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शुरुआत कीजिए। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत हेल्प मिलेगी एंड आई एश्योर यू ऑल कि मैं अपना फुल डेडिकेशन दूंगी आप सबको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।